नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार शर्मा स्टडीपुर परिवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने वर्ण विचार पूरा कर लिया है और मैंने आपसे कहा था कि मैं वर्ण विचार के टॉपिक टेस्ट के प्रश्न लाऊंगा। तो मुझे आशा है आप अच्छी प्रकार से पढ़कर टेस्ट के लिए तैयार होंगे। हम टेस्ट को शुरू करते हैं। तो देखेंगे, वर्ण विचार का पहला प्रश्न है, भाषायाः भाषायाः निम्नतमः इकाई उच्यते। भाषाया अर्थात भाषा का निम्नतम या भाषा की निम्नतम यानी सबसे छोटी इकाई यानी इकाई उच्यते यानी कहा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या निम्नतम इकाई कहा गया है। किसे कहा जाता है बताओ? वर्णम, शब्दम, वाक्यम या पदम। बताओ इसमें क्या आएगा? क्या आएगा? हमने पढ़ा था भाषा की निम्नतम इकाई क्या होती है विद्यार्थियों? वर्ण। भाषा की निम्नतम इकाई को क्या कहा जाता है? वर्णम। हमने पढ़ा था भाषा यह निम्नतम इकाई या जिसको हमने कहा था अंतिम इकाई वर्ण को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, वर्ण इति पदस्य अपरः नाम किम अस्ति। अर्थात वर्ण इस पद का दूसरा, अपरः यानी दूसरा, नाम यानी नाम, किम यानी क्या, अस्ति यानी है, वर्ण का दूसरा नाम क्या है? तो आप बताइए वर्ण का दूसरा नाम क्या है? शब्दः, अक्षरः, पदम या न कोऽपि, इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था कि वर्ण का ही दूसरा नाम क्या है? अक्षर। वर्ण का दूसरा नाम क्या है? अक्षर। जो न घटे न ही नष्ट हो उसे क्या कहा जाता है? अक्षर। पहले प्रश्न का उत्तर क्या था? अ यानी वर्णम, और दूसरे का क्या हो जाएगा? ब यानी अक्षर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत वर्णमालायाम अंतर्गते कति स्वराः सन्ति। अर्थात संस्कृत वर्णमाला में अंतर्गत यानी में, संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत कति यानी कितने, स्वराः यानी स्वर, संति यानी होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? बताएं, संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? एकादश, एकादश यानी 11, त्रयोदश, त्रयोदश यानी 13, पंचः, पंच यानी 5, पंचविंशति, पंचविंशति यानी 25। तो आप बताएं कितने स्वर होते हैं? 11, 13, 5 या 25? तो हमने पढ़े थे कि संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत कुल कितने स्वर होते हैं? 13। कितने स्वर होते हैं विद्यार्थियों? 13। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब। आगे देखें, स्वर वर्णस्य अपरः नाम अस्ति, कि स्वर्ण वर्ण का अपरः यानी दूसरा नाम अस्ति, दूसरा नाम है। बताइए स्वर वर्ण का दूसरा नाम क्या है? स्वर्ण वर्ण को हमने और क्या कहा था? तो हमने पढ़ा था कि स्वर्ण वर्ण को बताइए क्या कहेंगे? हल, अच, हर या हस। तो हमने पढ़ा था स्वर्ण वर्णों को अच स्वर भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ब। आगे देखेंगे, एक मात्रिकः भवति। अर्थात एक मात्रिक होते हैं। कौन होते हैं एक मात्रिक? स्वरः, प्लुतः, दीर्घः या ह्रस्वः। आप बताएं एक मात्रिक कौन होते हैं? स्वर होते हैं या प्लुत स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं या ह्रस्व स्वर होते हैं? तो हमने पढ़ा था एक मात्रिको ह्रस्वः, अर्थात एक मात्रिक कौन होते हैं? ह्रस्व स्वर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द। आगे देखेंगे, ह्रस्व स्वरस्य अपरः नाम अस्ति, कि ह्रस्व स्वरों का या ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम है। बताइए ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या है? मूल स्वरः, द्विमात्रिक स्वरः, प्लुत स्वरः या दीर्घ स्वरः। बताएं क्या होगा इसका दूसरा नाम? सही उत्तर हमने पढ़ा था ह्रस्व स्वर, इसका दूसरा, इसको हम और क्या कहते हैं? मूल स्वर। और क्या कहते हैं इसको? मूल स्वर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? अ। आगे देखें,
आगे हमारा सवाल है ह्रस्व स्वराणाम संख्या भवती। ह्रस्व स्वराणाम अर्थात ह्रस्व स्वरों की संख्या भवती यानी होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है बताएं। त्रयोदशः या क्या 13, पंचः क्या 5, एकादश क्या 11, पंचविंशति 25। बताएं कितनी होती है ह्रस्व स्वरों की संख्या। तो हमने पढ़ा था ह्रस्व स्वर कह दो या मूल स्वर कह दो, कितने होते हैं 5। कितने होते हैं विद्यार्थियों 5। इसका उत्तर क्या हो जाएगा ब। आगे देखिए द्विमात्रिक उच्यते कि द्विमात्रिक कहा जाता है। द्विमात्रिक किसे कहा जाता है बताइए। ह्रस्व स्वरम ह्रस्व स्वर को, दीर्घ स्वरम दीर्घ स्वर को, प्लुत स्वरम प्लुत स्वर को, या न को अपि इनमें से कोई नहीं। बताएं। तो हमने पढ़ा था कि दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ब, दीर्घ स्वरम। अर्थात जिनको उच्चारण करने में 2 मात्राओं का समय लगता हो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ब। आगे देखें दीर्घ स्वराणाम संख्या भवती कि दीर्घ स्वरों की संख्या होती है। कितनी होती है त्रयोदशः 13, पंच 5, अष्ट 8 या 9। बताएं कितनी होती है दीर्घ स्वरों की संख्या। तो हमने पढ़ा था कि ह्रस्व स्वर तो 5 होते हैं जिन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, और दीर्घ स्वर 8 होते हैं। ये 8 दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, आई और आओ। गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। दीर्घ स्वर कुल कितने होते हैं 8। अगला प्रश्न है संयुक्त स्वर भवती कि संयुक्त स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं संयुक्त स्वर अ ई उ री या केवल री, या आ ई उ री, या ए ओ आई औ। बताएं संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि ए ओ आई और औ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों द। और यहां पर क्या हो जाएगा कितने होते हैं 8। तो उत्तर क्या हो जाएगा स। आगे देखें अगला सवाल है संयुक्त स्वराणाम अन्य नाम किम कि संयुक्त स्वरों का अन्य नाम क्या है। दीर्घ स्वराः, मिश्री स्वराः, संधि स्वराः या सर्वे अपि। बताइए विद्यार्थियों दीर्घ इनका संयुक्त स्वरों का अन्य या दूसरा नाम क्या है। दीर्घ स्वर, मिश्रित स्वर, संधि स्वर या सभी। तो हमने पढ़ा था कि संयुक्त स्वर कौन कौन से थे हमारे 4 थे ए ओ आई एवं आओ। इनको हमने और किन किन नाम से जाना था। ये दीर्घ स्वर तो है ही, इसके साथ में संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर, संधि स्वर, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सर्वे अपि। सभी नामों से इनको जाना जाता है। हमने पढ़ा था संयुक्त स्वर क्यों कहा संयुक्त स्वर कहा जाता है कि यह दो असमान स्वरों के योग से बना है। मिश्रित स्वर 2 असमान स्वरों के योग से, और संधि स्वर इनमें संधि भी पाई जाती है। जैसे ए के अंतर्गत हमने पढ़ा था अ प्लस ई बराबर ए। कौन सा स्वर हुआ गुण स्वर। ऐसे इस प्रकार हमने वहां पढ़ा था। आगे देखिए अगला प्रश्न है गुण स्वरः भवति। गुण स्वर कौन कौन से हैं। ए और आओ, आई और आओ, ए या आ, री या री। बताएं गुण स्वर किन्हें कहा जाता है। तो हमने अभी जाना है ए और ओ को क्या कहा जाता है गुण स्वर। और हम यहाँ पे जान सकते हैं आई और औ को क्या कह सकते हैं हम वृद्धि स्वर। इनको हम क्या कहेंगे वृद्धि स्वर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा गुण स्वर। प्रश्न क्या है गुण स्वर पूछ रहा है, सही उत्तर क्या होगा अ, ए और ओ। अगला प्रश्न देखिए
अगला प्रश्न है स्वतंत्र उच्चारणम संभवती, कि स्वतंत्र उच्चारण संभव है। किसका स्वतंत्र उच्चारण संभव है? बताएं। स्वराणाम स्वरों का, व्यंजनानाम व्यंजनों का, उभव दोनों का, न को अपि किसी का भी नहीं। बताएं किसका स्वतंत्र उच्चारण संभव है। तो हमने पढ़ा था कि स्वरः स्वतंत्र उच्चारणम संभवती, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र संभव है। स्वरों का उच्चारण कैसा होता है? स्वतंत्र। और व्यंजन के बारे में जाना था हमने। व्यंजन हमेशा स्वरों के सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, इसलिए इनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है। तीसरा ऑप्शन उभव तो होगा ही नहीं, क्योंकि उत्तर हमारा कौन सा हो चुका है? स्वराणाम स्वरों का। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? अ, स्वराणाम स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण संभव है। अगला प्रश्न देखेंगे, त्रिमात्रिक उच्यते, कि त्रिमात्रिक कहा जाता है। त्रिमात्रिक किन्हें कहा जाता है? ऋस्वम स्वरम ऋस्व स्वर को, दीर्घम स्वरम दीर्घ स्वर को, प्लुतम स्वरम प्लुत स्वर को, या सर्वे अपि सभी को। बताएं त्रिमात्रिक स्वर या त्रिमात्रिक किसे कहा जाता है? ऋस्व स्वर को, दीर्घ स्वर को, या प्लुत स्वर को, या सभी को? तो हमने पढ़ा था एक मात्रिक ऋस्व, फिर हमने पढ़ा था द्विमात्रिक दीर्घ, और अब सवाल है त्रिमात्रिक का। तो त्रिमात्रिक प्लुत, यानी प्लुत कैसे होते हैं? त्रिमात्रिक होते हैं। तीन मात्राओं का जिनका उच्चारण करने में समय लगता है वे त्रिमात्रिक कहलाते हैं। और हमने पढ़ा था त्रिमात्रिक या प्लुत को समझने के लिए, दर्शाने के लिए हिंदी के तीन इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था ओम, याद आया आपको? तो त्रिमात्रिक स्वर कौन से होते हैं? प्लुत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? स। आगे देखें, अगला प्रश्न है स्वरम अनुयोज्यम उच्यते इति। रिक्त स्थान में पूछा है क्या आएगा? कि स्वर को पीछे जोड़कर जिनका उच्चारण किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? बताएं। स्वर को पीछे जोड़कर जिनका उच्चारण संभव होता है तो क्या कहलाते हैं? प्लुतम प्लुत, स्वरम स्वर, व्यंजनम व्यंजन, या वर्णम वर्ण। बताएं क्या कहलाएंगे वो? क्या कहलाएंगे? हमने पढ़ा था स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम। यहां क्या आएगा? व्यंजनम। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? स व्यंजनम। कि स्वर को पीछे जोड़कर जिनका उच्चारण संभव होता है वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन। जिस प्रकार हमने उदाहरण के माध्यम से समझाता कि जैसे ये कह है, इसको उच्चारण करने के लिए इसमें पीछे स्वर की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे, व्यंजनानाम भेदाः सन्ति, कि व्यंजनों के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? त्रयः तीन, पंच पांच, अष्ट आठ, या द्वौ दो। बताएं व्यंजनों के भेद कितने होते हैं? तो हमने देखा था कि व्यंजनों के भेद कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से पढ़े थे हमने व्यंजन के तीन भेद? पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्तः व्यंजन वर्ण, और तीसरा ऊष्म व्यंजन वर्ण। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अ। सही उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? अ। आगे देखें, अगला प्रश्न है व्यंजन वर्णा भवति, कि व्यंजन वर्ण होते हैं। ये गलत होगी। अरे ऊष्म वर्ण। आगे देखें, व्यंजन वर्णाः भवन्ति, कि व्यंजन वर्ण होते हैं। कुल स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है आपको बतानी है? त्रयस्त्रिंशत्, क्या 33 होती है? पंचविंशति, क्या 25 होती है? चत्वार है, क्या 4 होती है? या न को अपि, यानी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर बताएं विद्यार्थियों। इसका हमने पढ़ा था
कि त्रयस्त्रिंशतो यानी कुल व्यंजनों की संख्या दर्शाई गई है। त्रयस्त्रिंशतो कितने हैं? कुल व्यंजनों की संख्या है। लेकिन हमसे सवाल पूछ रहा है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन पंचविंशति, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। हमने पढ़ा था कहाँ से कहाँ तक होते हैं? क से म तक। कैसे म तक क्या कहलाते हैं? वो व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब, यानी पंचविंशति, 25 स्पर्श वर्ण होते हैं। अगला सवाल देखो, स्पर्श व्यंजन वर्णः अपरः नाम किम, कि स्पर्श व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम क्या है? तो देखो, अयोग वाह प्लुतः, कि अयोग वाह या प्लुत, संयुक्त मिश्रितः, क्या संयुक्त और मिश्रित, उदित वर्गीय है, उदित और वर्गीय, अंतःस्थ और ऊष्म, अंतःस्थ और ऊष्म। बताओ सही उत्तर क्या होगा? तो हमने पढ़ा था कि स्पर्श व्यंजन वर्ण जो होते हैं ये अपने वर्गों में स्थित होने के कारण वर्गीय व्यंजन कहलाए, और ह्रस्व उ लगा करके साथ में वर्ग का वो करते हैं बोध, इसलिए ये क्या कहलाए? उदित। ह्रस्व उ साथ में लगाने के कारण तो उदित कहलाए, और अपने अपने वर्गों में स्थित होने के कारण क्या कहलाए? वर्गीय। जैसे हमने पढ़ा था वहां पर कि कु कहने मात्र से क वर्ग का संबोधन होता है, और क वर्ग के अंतर हमने पढ़ा था क, कह, ग, गह और अंगह। ये 5 एक वर्ग की सीमा होती है, वर्ग का नियम होता है कि इसमें 5 व्यंजन वर्ण पाए जाते हैं। इसलिए कु कहने मात्र से ह्रस्व उ लगाया, इससे ये उदित कहलाए, और कु कहने से क वर्ग का बोध हुआ, और क वर्ग के अंदर 500 वर्ण आ गए व्यंजन वर्ण, इसलिए क्या कहलाए? वर्गीय व्यंजन वर्ण कहलाए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? स। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? स। आगे देखें, अंतःस्थः वर्णः भवन्ति, कि अंतःस्थ वर्ण होते हैं। कौन से होते हैं आप बताएं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कि अंतःस्थः वर्णः भवन्ति, अंतःस्थ वर्ण होते हैं। स, 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 ह, क्या श, श, स है अंतःस्थ होते हैं, या य, र, ल, व, या य, र, ल, व होते हैं, या फिर श, स, श, ह, या फिर स, स है, या फिर य, व, र, ल। यहाँ पर ये गलत हो गया, इसे लिखने के लिए लिखते टाइम ध्यान नहीं रहा, इसको सही करें। यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थियों? ल। तो बताएं सही उत्तर कौन सा, सही ऑप्शन कौन सा इसमें? तो हमने पढ़ा था कि अंतःस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4, और इनका सही क्रम क्या है? य, व, र एवं ल। अर्थात हमारा उत्तर क्या हो, सही उत्तर क्या हो जाएगा? त, य, व, र, ल। संस्कृत की जो वर्णमाला है उसके अंतर्गत अंतःस्थ वर्णों का यही क्रम सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द। तो हम क्या लिख देंगे सही उत्तर में? द। आगे देखेंगे, ऊष्म वर्णाः भवन्ति, कि ऊष्म वर्ण होते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही प्रश्न है, आप बताइए सही उत्तर कौन सा है? स, स, ह, या य, व, र, ल, या फिर स, श, ह, या फिर य, र, ल, व। तो हमने जान लिया कि य, व, र, ल तो यहाँ ऊपर अंतःस्थ हो गए, ये हो नहीं सकता, और अब इन दोनों में से सही उत्तर आपको करना है। तो इन दोनों में से भी क्रम की ही लड़ाई है, जो सही क्रम जानता है वही इसका उत्तर दे पाएगा। तो हमें पता है कि ऊष्म जो वर्ण होते हैं ये भी कितने होते हैं? 4, और ये कौन कौन से होते हैं क्रम में? स यानी तालव्य स, फिर मूर्धन्य स, श, फिर दंत्य स, और फिर ह। अर्थात हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? स। आगे देखें, अगला हमारा प्रश्न है, अयोगवाह वर्णाः भवन्ति, ये अयोगवाह वर्ण होते हैं। बताएं, विसर्ग अनुस्वार है, चिव्य मूल्य पद्मानीय, उभव या न कोअपि, कि विसर्ग और अनुस्वार होते हैं, या फिर जिव्य मूल्य और पद्मानीय होते हैं, उभव या दोनों होते हैं। दोनों का मतलब अ और ब दोनों,
और न कोपी यानी इन चारों में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? उभव। हमने पढ़ा था अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? अयोगवाह ये 4 होते हैं। और हमने पढ़ा था पहला कौन सा पढ़ा था? विसर्ग, जो 2 बिंदु इस प्रकार होता है। फिर दूसरा हमने पढ़ा था अनुस्वार, जो भी एक ऐसी बिंदु होती है, दोनों ही स्वरों के ऊपर आश्रित होते हैं, स्वरों के साथ आते हैं। और हमने तीसरा पढ़ा था जिव्या मूल्य, जो इस प्रकार अर्ध विसर्ग के साथ आया था। और चौथा था हमारा उपद मानीय, जो इस प्रकार अर्ध विसर्ग के साथ आया था। और ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों ही व्यंजनों के साथ आते हैं। ये दोनों विसर्ग और अनुस्वार तो स्वरों के साथ आते हैं, और ये दोनों व्यंजनों के साथ आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अंतिम प्रश्न है बालः बालः पठति अत्र पैवर्णेन पूर्व अर्ध विसर्गस्य उच्यते। कि बालः पठति अत्र पैवर्णेन यानी पैवर्ण से पूर्व ये जो अर्ध विसर्ग है इसको क्या कहा जाता है? उपदमानीय, जिव्यामूल्य, विसर्ग या अनुस्वार है? बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों उपदमानीय। हमने पढ़ा था कि प वर्ग एवं ह वर्ग से पूर्व जो ये अर्ध विसर्ग होते हैं इन्हें उपदमानीय कहा जाता है। आपके लिए मैं नेक्स्ट दिन के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, और वह प्रश्न इस प्रकार है कि बालः करोति, बालः करोति, यहाँ पर जो कैसे पूर्व अर्ध विसर्ग लगाया गया है उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन आपके यही चारों रहेंगे। इसका उत्तर तो हो ही जाएगा अ, उसको उपदमान्य कहा जाएगा पै वर्ग से पूर्व अर्ध विसर्ग को। तो आपको इसे बताना है कि इसे क्या कहा जाएगा? कै वर्ग से पूर्व जो अर्ध विसर्ग का प्रयोग किया गया है, क्या उपदमान्य कहलाएगा, या जिव्यमूल, या फिर विसर्ग या अनुस्वार? कमेंट करके जरूर बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। आज के लिए इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, आगे की कक्षा हम जारी रखेंगे। आशा है कि आप पढ़ाई को रेगुलर जारी रखेंगे और अच्छी मेहनत करेंगे, और इसका उत्तर हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।